चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 206वीं नेशनल वेबिनार में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सुषमा रावत चिटनीस जी मौजूद है। मैडम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। इनका MBBS 1985 में हुआ है, MD 1989 में। 18 साल के एलोपैथिक प्रैक्टिस के लंबे अनुभव के बाद सारी विधाओं को जोड़कर इन्होंने एक नया रास्ता निकाला है, जिसका नाम है भारतीय समग्र चिकित्सा, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसका मुख्य स्तंभ है विटामिन डी। इसमें हर बीमारी को जड़ से ढूंढकर हटाया जाता है। व्यक्ति बीमारियों और दवाइयों से मुक्त हो जाता है। शरीर की समस्त ऑर्गन्स को काम करने की 100% क्षमता मिल जाती है। यह एक स्वस्थ जीवन जीने की राह है, जैसे हमारे पूर्वज जीते थे, बिना किसी साइड इफेक्ट और कम लागत से। मैडम की कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है, फ्रीडम फॉर एपिलेप्सी, द गोल्डन रेज, कंचन किरणें। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस लेक्चर यूट्यूब पर और पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थ वीडियोस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इनको साहित्य, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म में भी काफी रुचि है। ऐसी प्रतिभाशाली अनुभवी डॉक्टर आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ, वो हमको विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। मैडम, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, डॉक्टर दिव्या गुप्ता को विशेष नमस्कार। आज हमारी यह मुलाकात बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन में मदद करेगी। इसी उम्मीद से मैं आज बात कर रही हूँ इस विषय पे कि विटामिन बच्चों की ग्रोथ में कितने जरूरी है। मैं स्लाइड शेयर करना पसंद करूंगी। स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम। तो हम ये देखेंगे कि जैसे एक कार, एक मशीन के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है और सही अनुपात में और सही अवस्था में है, तभी वो मशीन चालू रहती है। उसी तरह हमारे शरीर को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और वो चीजें जब उनको उपलब्ध हो जाती है तो शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। स्लाइड विजिबल है क्या मैडम? Slide not visible. अच्छा, मैं रीशेयर करूं? स्लाइड्स विजिबल है मैडम? No, नो not नो visible. नो। शो नहीं हो रही है मैम। ओके, मैं रीशेयर करना पसंद करूंगी। अभी Yes, Okay. from the beginning. आप दिख रही हैं? Yes. स्लाइड दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी। तो आज हम जानना चाहेंगे कि विटामिन का क्या रोल है बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में। तो मैंने जैसे जिक्र किया कि एक मशीन के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है मशीन के अच्छे सुचारू रूप से चलने के लिए, उसी तरह शरीर को भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर और बहुत छोटी मात्रा में विटामिन की जरूरत है, पर इनका रोल इतना बड़ा है। भले 1% दिखा रहा है इस स्लाइड में, पर उनका रोल इतना बड़ा है कि अगर उनकी कमी में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। तो हमारे शरीर में 13 विटामिन की जरूरत है कि इनका अगर विभाजन किया जाए शब्द का, तो वाइटल अमीन्स, वाइटल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहले मैं अपने प्रिय विटामिन
का डिस्कशन करना चाहूंगी और वो है विटामिन डी। क्यों जरूरी है, कब जरूरी है और कितना जरूरी है। और विटामिन डी क्यों हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि पूरा खाना व्यवस्थित रूप से संतुलन मात्रा में अगर हम खाते हैं, उसके बावजूद भी विटामिन डी हमको आहार से प्राप्त नहीं होता है। फिर कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे जैसे मनुष्य नेचर को छोड़ के एक आर्टिफिशियल जीवन में एंटर कर गया है, वैसे वैसे सूर्य की किरणें उसके शरीर पे पड़ना कम हो गई हैं और हमने देखा कि पूरे विश्व में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। हमारा देश एक ब्लेस्ड कंट्री है बहुत सारे कारणों से, और उसमें एक मुख्य कारण है कि हमारे देश में 10 महीने सूर्य की किरणें हमें उपलब्ध हैं। और इसीलिए मैंने एक स्पेशल बुक लिखी है जिसमें ये जताया गया है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेज़न पे इजीली उपलब्ध है। और इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हमें अपना कार्य सुबह 10 बजे बाद चालू करना चाहिए, ताकि सुबह की दिनचर्या में हम सूर्य की किरणों को इंक्लूड कर पाए। हमारे पूर्वजों ने सूर्य को बहुत महत्व दिया, उसे एक देवता का दर्जा दिया, उसे मित्र बताया। मित्र वो होता है जो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता है। बहुत सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस बने जिसमें सूर्य का की पूजा, उसको जल चढ़ाना, और जिसके तरह से हमको पूर्वज बता रहे हैं कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। डॉक्टर एम.एफ. हॉलिक जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विटामिन डी रिसर्च में दिया है, उन्होंने कहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी एक साइलेंट ग्लोबल पैंडेमिक है। पूरे विश्व में हर व्यक्ति विटामिन डी डेफिशिएंट है। उनका एक बहुत फेमस सेंटेंस है, एवरीवन इज विटामिन डी डेफिशिएंट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। देखिए, हमारे विश्व में 2 पैंडेमिक्स चल रहे हैं। पैंडेमिक्स मतलब पूरे विश्व अफेक्टेड है। एक है विटामिन डी डेफिशिएंसी का और एक है ओबेसिटी का, और दोनों में एक बहुत जबरदस्त लिंक है। हमने जैसे विटामिन डी हमने शुरू में पहचाना, हमने देखा कि विटामिन डी दांतों के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है। पर पिछले 25 साल से हमने ये जाना कि विटामिन डी हमारे शरीर के हर सेल को चाहिए, हर ऑर्गन को चाहिए, और कहीं भी कोई भी बीमारी हो, विटामिन डी का रोल बहुत बड़ा और जबरदस्त है। डॉक्टर एम.एफ. हॉलिक ने यह भी बताया कि विटामिन डी हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर सेल में उसका एक रिसेप्टर है। मतलब विटामिन डी का काम हर रिसेप्टर पे है। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों के इन्फेक्शंस की। हम देखते हैं 6 महीने से 5 साल तक बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। दूसरा, हमारे देश में कैंसर की बीमारी भी बहुत जबरदस्त फैल रही है। हर 7वां आदमी कैंसर से ग्रस्त है। तीसरा, हमारे देश में ऑटो इम्यून डिसीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इन सब का एक इलाज है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी क्या करता है? इम्यून सिस्टम के हर सेल को 100% पोटेंशियल पे ले जाता है। और आपको विटामिन डी और ऑटो इम्यून डिसीजेस का क्या रिश्ता है, सोशल मीडिया पे बहुत इजीली मिल जाएगा इस नाम से। फिर हम आते हैं विटामिन डी का एक्शन हमारे ब्रेन पे। ये डॉक्टर मैकग्राथ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सब्जेक्ट पे बिताया है कि विटामिन डी का ब्रेन पे क्या असर है, ब्रेन के डेवलपमेंट पे, उसके स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, उसके प्रोटेक्शन पे, उसका डीजेनरेशन प्रिवेंट करने पे, और उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स के बैलेंस में है। उन्होंने बताया कि हमारी मेमोरी में विटामिन डी काम करता है, स्पीड ऑफ एक्शन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन। और विटामिन डी बहुत अच्छा काम करता है मिर्गी की बीमारी में। वो कन्वल्शंस के थ्रेशोल्ड को ऊपर कर देता है। तो फेब्राइल कन्वल्शंस, एपिलेप्सी में विटामिन डी बहुत जबरदस्त कारगर साबित हो रहा है। और इसके ऊपर भी मैंने एक पुस्तक लिखी है जो अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है,
फिर हम आते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिज्म, जो सोसाइटी से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, जिनको सुनना आता है, बोलना आता है, फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों में विटामिन डी बहुत जबरदस्त काम करता है। और मेरे अनुभव में जब मैंने इंटीग्रेटेड मेडिसिन में विटामिन डी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंबाइन किया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। 2 महीने के अंदर बच्चा इंप्रूवमेंट शो करता है और 2 साल में एक कंप्लीट नॉर्मल बच्चा मुझे मिला, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सारा क्रेडिट विटामिन डी और लाइफस्टाइल को देती हूँ। एक है बीमारी ADHD, जिसमें बच्चा बहुत मस्ती करता है, एंटी सोशल बिहेवियर रहता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहता है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, अर्ध विकसित दिमाग है। इसमें भी विटामिन डी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ब्रेन को पूर्ण विकसित होने में मदद करते हैं और रिजल्ट्स 1 से 2 साल में बहुत अच्छे आ रहे हैं। फिर साइकियाट्री में विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। इसके लिए डॉक्टर जे कैनल ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। उनका विटामिन डी काउंसिल बहुत फेमस है इस सब्जेक्ट के लिए। तो जो बच्चे दूसरों को अब्यूसिव वर्ड्स बोलते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वो बिहेवियर में सुधार आया है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे अत्यधिक गुस्सा, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन में बहुत कारगर है विटामिन डी। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स हैं और अडल्ट क्रिमिनल्स हैं, उनको अगर हम विटामिन डी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू सुधार ग्रह में रखते हैं तो उनमें एक बहुत अच्छा चेंज मिलेगा हमें। हृदय पे भी विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसमें, उसकी धमनियां हैं, हार्ट अटैक्स, दूसरे हृदय के रोग में विटामिन डी अगर हम कंटिन्यूस करेक्ट मात्रा में लेते रहते हैं विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो हमारी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हमारे मसल्स में भी विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। तो मसल्स तो हमारा स्टेमिना, इसके साथ हम देखते हैं स्क्विंट, उसमें भी आंखों की मसल्स का काम है। हर्निया, पेट की मसल्स का काम है। इंटेस्टिन्स, वहां भी मसल्स हैं। यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें भी मसल्स है। तो पूरे शरीर में जहां जहां मसल्स हैं, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, उन सबको विटामिन डी एक मजबूती देता है। हम देखते हैं काफी सारे हमारे देश में सेंट्रल ओबेसिटी है। तो पेट की जो सामने वाली दीवार है, अब्डोमिनल वॉल मसल्स, आंतों की जो मसल्स है, इंटेस्टिनल मसल्स, उनको विटामिन डी स्ट्रेंथ देके एक फ्लैट अब्डोमेन हमें देता है, जो एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। अस्थमा में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। इसके पहले जब मैंने विटामिन डी मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो उसमें मुझे एक ज्ञात हुआ था कि स्टीरॉइड्स का बहुत रोल है। तो स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी डायर इमरजेंसी में हम आज भी स्टीरॉइड यूज करते हैं अस्थमा में। पर एक बार अस्थमा थोड़ा सेटल हो गया, उसके बाद विटामिन डी और मॉडिफिकेशंस के द्वारा अस्थमा को जड़ से हटाया जाता है। इसके साथ साथ मैंने जिन जिन बच्चों को इस तरह इलाज किया है उसमें पाया कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अधूरा था, वो कंप्लीट होके वो बच्चे एकदम परफेक्ट विथ गुड पोटेंशियल हो गए। माइग्रेन में बहुत अच्छा असर है। माइग्रेन में जैसे मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया था कि पेन किलर्स देना है, कंटिन्यूस पेन किलर्स खाते खाते जीवन भर, आखिरी में किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस पे आ जाते हैं पेशेंट्स। इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन में विटामिन डी और लाइफस्टाइल के थ्रू सिर्फ 2 महीने के अंदर माइग्रेन की जड़ हटती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने सारे ऑर्गन्स को हाईएस्ट पोटेंशियल पे ले जाता है। यही उसकी सबसे सुंदर कला है। फिर हम आते हैं नींद पे। हमारे देश में नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है और उसके लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, जो एक बार ले ली तो उसकी आदत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है, छूटने में बहुत दिक्कत होती है। तो विटामिन डी का बहुत रोल है लाइफस्टाइल के साथ। और इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाएंगे, indianintegratedmedicine.in, उसमें बहुत बड़ा लेख मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड एज में विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। देखिए, ये एक व्यक्ति मुझे लगता है 70 से 80 साल की उम्र का होगा, क्या जज्बा रखता है रेस लगाने का।
ओल्ड एज में जब लोग गिर जाते हैं, उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, जिसको फ्रैक्चर नेक फीवर बोलते हैं, उसके बाद जीवन बहुत बदतर हो जाता है। विटामिन डी उससे हमको बचा के रखता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियास, थायराइड, ओवरी, टेस्टिस, सब में विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज रिवर्सल हुए हैं, ब्लड प्रेशर का रिवर्सल हुआ है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का रिवर्सल हुआ है, दवाई भी छूट गई और पर्सन को 100% पोटेंशियल पे आने का मौका मिला है। दर्द, जिसके लिए हम लगातार दर्द की दवाइयां लेते हैं, उसमें भी विटामिन डी का बहुत रोल है। एक बहुत सिंपल तरीका है कि सुबह उठ के पेट साफ होने के बाद अगर हम सूर्य स्नान और तेल मालिश कर लेते हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे दर्द कम हो जाते हैं। ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बुजुर्गों ने मुझे फीडबैक दिया था कि हमें अब दर्द निवारक दवाएं नहीं लेनी पड़ती और हमारा दर्द कम हो चुका है। ऐसा हमारा जो मन करता है गलत खाना खाएं, हम जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए, फिर भी हमारा मन नहीं रुकता है, उस मन को रोकने के लिए भी विटामिन डी बहुत कारगर है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है इस विषय पे। और विटामिन डी का डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रीनहोल्ड विथ ने अपना पूरा जीवन दे दिया है विटामिन डी का डोज निर्धारित करने के लिए, और उन्होंने बोला 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे से 70 से 100 नैनोग्राम्स पर ml लेवल नॉर्मल है। और विटामिन डी कब कब चाहिए? माँ के पेट से हमारे अंतिम दिन तक विटामिन डी की जरूरत है। पर एक बात ध्यान रखिए, विटामिन डी एक्सेस में अपने आप मत ले लीजिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी होती है। यस, इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। 70 से 100 नैनोग्राम पर ml के ऊपर नहीं जाना है। तो इसलिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं कि खुद से खुद विटामिन डी नहीं लेना है, ओवर द काउंटर सेल नहीं होना चाहिए, और फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग में भी गलतियां नहीं होना चाहिए। विटामिन डी के साथ मैं जो पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि विटामिन डी आगे के दशकों में बहुत सारी दवाइयों को रिप्लेस करेगा, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, एंटीसाइकेटिक्स। एंटीबायोटिक्स का तो मेरा ये अनुभव है कि मेरे पेशेंट्स शुरू के 5 साल में जो बार बार बीमार पड़ते थे, एक बार भी उन्हें एंटीबायोटिक लेना नहीं पड़ा। सेकंड, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और वो मेरे लिए और मेरे पेशेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम आते हैं दूसरे विटामिन पे जो हमें खाने से मिलते हैं। एक इंद्रधनुष बनाया गया है जिसमें हम बच्चों को इजीली बता सकते हैं कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं, वैसे 7 हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड्स कंज्यूम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए हम सबको पता है आंखों के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है, फिर उसके बाद ये सफेद ऐसा दिखता है जिसे हम बिटॉट स्पॉट्स बोलते हैं, और उसमें भी अगर बीच में इंटरवेंशन नहीं हुआ, डॉक्टर की मदद नहीं ली गई, तो आखिर में अंधत्व आ जाता है। अब देखिए, सिर्फ खान पान की गलती से एक बच्चा पूरा जीवन अंधत्व का शिकार हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। कौन कौन से अन्न से हमें विटामिन डी मिलता है? बहुत सारे, जो लाल रंग के हैं, पीले रंग के हैं। दूध है, दही है, गाजर है, आम है, पपीता है, इन सब से हमें विटामिन ए मिलेगा। तो आप सोचिए कि फॉल्टी डाइट से अगर अंधत्व आ जाता है तो कितना आता है। केरला में 93 अंधत्व वाले बच्चों को स्टडी किया गया, तो उसमें पाया गया 7.5% बच्चे विटामिन ए की कमी से हुए। मध्य प्रदेश में 101 ब्लाइंड चिल्ड्रन की स्टडी में 27 बच्चे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस में गए। तो आप देखिए, केरला में कम है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेसी का भी बहुत रिश्ता है हमारी डाइट से, हमारे विटामिन ए इनटेक से और ब्लाइंडनेस से। विटामिन ए का बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं कहती हूँ विलन है, और वो है पेट के कीड़े। अगर पेट में कीड़े हुए तो ये कीड़े बहुत जबरदस्त अमाउंट में विटामिन ए खा जाते हैं और बच्चे को विटामिन ए डेफिशिएंट कर देते हैं।
और दूसरा है हमारे देश में बढ़ता हुआ नकली दूध का व्यापार। पैसा कमाने के लिए हम अगर किसी बच्चे को ब्लाइंड संसार में धक्का दे देते हैं तो उससे बड़ा मुझे लगता नहीं है कि कोई पाप हो सकता है। तो हमें बहुत जल्दी ये नकली दूध के व्यापार को कंट्रोल में और बंद करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं जिसमें विटामिन ए के सॉल्यूशंस हम देते हैं हर 6 महीने में, और हमें उन बच्चों को टारगेट करना है जिनको रोज दूध नहीं मिलता है। आम, पपीता, कद्दू, गाजर, पालक, ये सारी चीजें नहीं मिलती है। उन बच्चों को हमको सबसे ज्यादा टारगेट करके हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक पिलाना है, जिससे हमारे देश में अंधत्व का परसेंटेज कम हो। और कौन कौन मदद कर सकता है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमारे जीवन में एक गोल्डन पीरियड आएगा कि जब हम रिटायर हो गए हैं पर हम थके नहीं है, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। इस ये गोल्डन पीरियड में हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो हम देश के सेवा बहुत अनेक तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश को अभी स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना नहीं आया है। अगर हम वो कर लें तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। हम अपना प्लान ऑफ एक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरे विटामिन पे जिसका नाम है विटामिन सी। 17वीं सेंचुरी में जब जहाज पे कई दिनों तक, कई महीनों तक सेलर्स रहते थे तो उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसमें उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाते थे, हाथ पैर में बहुत दुखते थे, दांतों से खून आता था। तो फिर एक डॉक्टर ने पता किया क्योंकि इनको फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। सिंपल भाषा में नींबू, ताजा नींबू नहीं मिल रहा है या संतरा मौसम्बी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बीमारी हो रही है। और उन्होंने फिर जब वो मंगाया और वो दिया तो ये लोग ठीक हो गए बहुत अच्छे रूप से। तो ये विटामिन सी वहां से हमने ढूंढ के निकाला। विटामिन सी की डेफिशिएंसी आप सब लोग जानते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। और इसके सबसे पहला लक्षण आता है कि दांतों से खून आना चालू हो जाता है। फिर हमारे स्किन पे, हमारी बोन्स में वहां ब्लड बहने लगता है जिससे बहुत दर्द होता है। ये बच्चे टिपिकली ना फ्रॉग पोजीशन में पड़े ही रहते हैं, वो हिलना भी नहीं पसंद करते क्योंकि उनके शरीर में इतना दर्द होता है, वो बोन्स के नीचे जो ब्लड जमा हो गया है उसके कारण। तो ये जैसे फ्रॉग पोजीशन में हमेशा पड़े रहते हैं। अगर हमने इनको हिला दिया तो फिर इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। उनके दांत देखेंगे तो खून आ रहा है, और हम एक्सरेज देखेंगे तो उनकी बोन्स की पेरियोस्टियम ऊपर वाली लेयर के नीचे ब्लड दिखता है। और अगर कोई बच्चा लंगड़ा के चल रहा है तो हमें बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि कहीं ये विटामिन सी डेफिशिएंसी तो नहीं, क्योंकि बहुत आसान इलाज है इसका। तो विटामिन सी किस किस में मिलता है आप सब लोग जानते हैं, फ्रेश नींबू, संतरा, आंवला। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन सी वाले फूड को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग विटामिन नींबू का शरबत बनाते हैं और उसको गर्म करके और फिर उसको रख देते हैं, वो यूजलेस हो गया है। परंतु आंवला एक ऐसी चीज है कि जिसको गर्म कर दिया तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो मुझे ये अब रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि हमें अब चेंज की जरूरत है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू रिप्लेस। मैं जब बर्फ के गोले का ठेला देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत रोता है। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स देख के दिल बहुत रोता है। ये सारी चीजों में केमिकल्स हैं, कलर्स हैं जो कैंसर का रास्ता दिखाते हैं। इन सबको छोड़ के हमें आंवले का मुरब्बा, आंवले का शरबत, फ्रेश नींबू का शरबत, फ्रेश फ्रूट जूस, वो रियल जूस भी नहीं जो पैक डब्बों में उनको रियल बोल देते पर रियल है ही नहीं, वो तो प्रिजर्व है। और मुझे नहीं पता कि उनका एनालिसिस किया जाए तो आगे क्या निकलेगा। फ्रेश फ्रूट जूसेस, फ्रेश लेमन जूस, आंवले का मुरब्बा विटामिन सी भरपूर देगा। अब हम आते हैं हम एक विटामिन पे जिसका नाम है फोलेट। फोलेट मतलब फोलिएज, मतलब लीफ। फोलेट का प्रेगनेंसी में बहुत जबरदस्त काम है। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है। फॉलिक एसिड पालक में मिलता है और पालक का नाम ही इसलिए रखा है कि वो पालता है।
तो प्रेगनेंसी प्लान करने के 6 महीने पहले ही पालक रोज खाना किसी रूप में खाना चालू कीजिए। फोलिक एसिड टैबलेट भी ले सकते हैं और पूरी प्रेगनेंसी फोलिक एसिड लेना है। अगर ये चूक गया तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। हमारी स्पाइन जो है अब नॉर्मल डेवलपमेंट डिफेक्ट में चली जाती है, जिससे अंदर के जो ऑर्गन्स है वहां से बाहर आते हैं, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। तो फोलिक एसिड का 2 जगह रोल है, एक तो हमारे स्पाइन डेवलपमेंट में गर्भस्थ शिशु में, और दूसरा हमारे ब्लड फॉर्मेशंस में। जब फोलिक एसिड कम होता है तो नॉर्मल सेल्स छोटे हैं और फोलिक एसिड डेफिशिएंट सेल्स बहुत बड़े बड़े हैं। और फोलिक एसिड बहुत इजीली मिलता है, बहुत इजीली, परंतु इसमें भी हाँ, तो फोलिक एसिड के बहुत सारे, आप सब लोग जानते हैं, पानी पूरी का पानी बनाएंगे तो उसमें फ्रेश पुदीना, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, फोलिक एसिड रिच हो गया। आप पालक, मेथी, बथुआ और हर सब्जी और दाल पे हरा धनिया डालेंगे, वो फोलिक एसिड रिच हो गया। पर इसमें भी एक विलन है, और वो विलन है कि जब मेरे पास एक पेशेंट आया था जो एग्रीकल्चर कॉलेज का साइंटिस्ट था, जब मैंने उसके बच्चे को के लिए बोला कि इसे पालक का सूप पिलाइए, तो वो बोले कि मैडम आपको पता है पालक में कितने पेस्टिसाइड्स हैं। तो मैंने कहा आप ही के हाथ में है चेंज करना, कहानी को बदलना आप ही के हाथ में है। तो 1960 से हमारे देश में खेतों में इतने पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं जिसके कारण कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट एक ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया गया है। और मैंने एक शाम देश के नाम करके एक जूम मीटिंग में एक मुहिम चलाती हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 30 मीटिंग्स है जिनमें हमने पेस्टिसाइड्स को कम करने के तरीके सुझाए हैं। बस वो होना है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। हमारे देश में से पेस्टिसाइड्स 100% हटाना है, ग्रेजुअली हटाना है। अब हमारे B12 डेफिशिएंसी पे, B12 डेफिशिएंसी 40 के बाद बहुत सारे लोगों में होती है, बच्चों में भी कभी कभी होती है, जिसमें उनको खून की कमी हो जाती है और उनके हाथ के नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। पर 40 के बाद हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि उसे कहीं B12 डेफिशिएंसी तो नहीं। कैसे पता करेंगे? अगर उसके काफ मसल्स में दर्द हो रहा है, अगर उसके पैरों में झुनझुनी आ रही है, या उसके पैर सुन्न हो जा रहे हैं, मतलब विटामिन B12 का काम कहाँ है? ब्रेन पे है, स्पाइनल कॉर्ड पे है, नर्व्स पे है। आप सिंपल टेस्ट कराइए, 500 to 900 पिकोग्राम मुझे वैल्यू चाहिए। अगर वो कम है तो हम विटामिन B12 की टैबलेट्स भी ले सकते हैं और विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। इंजेक्शंस क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ विटामिन डी भी कम है तो हम मुंह से गोली लेने के बावजूद भी विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, डिफेक्टिव रहता है। तो हम भले ही गोली ले रहे हैं पर हमारा अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर लंबे समय तक रही तो वो डैमेज परमानेंट होता है। और इस बात से सतर्क होके हमें 40 के बाद सभी को विटामिन B12 का टेस्ट करा के, और हमारी वैल्यू हमेशा 500 to 900 पिकोग्राम्स पर ml में रखना चाहिए। विटामिन B12 में एक एनीमिया भी होता है जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब हमारे सेल्स जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो एनीमिया होता है। तो 2 मेजर कारण, बहुत सारे डेफिशिएंसी के साइड इफेक्ट्स हैं पर मैंने सिर्फ 2 मेजर लिए हैं जो आपको याद रखने में आसान होंगे। एक तो एनीमिया, और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी जो नसें खराब होती है, उसके कारण हमारा बाद में ओल्ड एज होते होते हमारा चलना डिफेक्टिव हो जाता है। मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि समर्थ रामदास, उनका जीवन मैंने स्टडी किया, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शरीर पे सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा पहना, हमेशा मेडिटेशन में रहते, मतलब पूरा दिन धूप लेते थे। और उनका इंटेलिजेंस इतना ज्यादा था, उन्होंने जो बुक्स लिखी है दास बोध करके, बहुत पढ़ने लायक है। मन के श्लोक उन्होंने बताया है, मन को कैसे संभाल के रखना। उन्होंने खाना खाने के पहले भी एक श्लोक बनाया,
जिसमें लिखा है उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्म। मतलब हम पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि खाना खाना एक यज्ञ कर्म है। मतलब जो जो चीजें शरीर को चाहिए वो चाहिए ही। ऐसा नहीं चलेगा कि चलो आज पाव भाजी खा ली, कल छोले भटूरे खा लिए, कल परसों छोले टिकिया खा ली। नहीं, जुबान का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि हम टेस्ट के लिए खाना खा रहे, ये तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। उन्होंने बोला पेट भरने के लिए नहीं, ये एक यज्ञ है और यज्ञ में जितनी चीजें चाहिए उतनी चाहिए ही। विटामिन भले 1% है उसमें, पर उनका रोल बहुत जबरदस्त है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ बहुत शांति से सुनने के लिए, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई प्रश्न हो तो उनका मैं उत्तर दे पाऊँ। जी मैम, अगर किसी के कोई प्रश्न हो मैम से तो प्लीज हैंड रेस करिए, तो एक एक करके प्रश्न मैम से पूछ सकते हैं। मैम कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे मन में भी एक सवाल है, क्या मैं पूछ लूँ तब तक? बिल्कुल पूछिए। मैम जैसे विटामिन डी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो हमको कैसे पता करना होगा कि ये है, और उस पर कैसे उपाय क्या उसकी करें? ठीक है, देखिए मैंने एक सेंटेंस बोला था कि until proved otherwise everybody is vitamin D deficiency। मतलब अगर आपने प्रूव नहीं किया है तो आप मान ही लीजिए कि व्यक्ति विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि कौन आज की तारीख में सुबह कम कपड़ों में सूर्य स्नान कर रहा है, तेल मालिश कर रहा है, जिसको अभ्यंग स्नान बोलते हैं। सिर्फ मैं छोड़ दूं मछुआरों को, किसानों को और भील को, इन तीनों में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल कम कपड़ों में पूरा दिन सूर्य सूर्य स्नान करते हैं, सूर्य के अंदर ही काम करते हैं वो, तो उनमें कमी नहीं है और वो बहुत हष्ट पुष्ट बिना बीमारी का बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। इनफैक्ट गांव वालों को अगर ये बोला जाता है, कभी अर्बन हॉस्पिटल्स में जाके बोला जाता है कि आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाना है, तो गांव वाले हंसते हैं, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं होता है, हम पूरे दिन सूर्य में रहते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम जो खाते हैं वो पचाते हैं, हमें कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। इन लोगों को छोड़ दो तो हर व्यक्ति को रोज सुबह आधा घंटा सूर्य स्नान करना जरूरी है, और उसके बाद भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आधा घंटा लिया मतलब आपने प्रसाद जैसा लिया। मानव कपड़ों के साथ कपड़ों के लिए नहीं पैदा हुआ था, घर में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था, ये तो हमने बनाया है, हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है। इसलिए आदि मानव बहुत कम कपड़ों में सुबह से शाम तक सूर्य लेता था। तो हमें सूर्य स्नान भी करना है, अभ्यंग स्नान भी करना है, प्लस विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेना है, और हमारा विटामिन डी लेवल 70 to 100 नैनोग्राम्स के बीच में मेंटेन करना है। दूसरा, अगर कोई भी बीमारी हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, डिजेनरेटिव डिसीज हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, विटामिन डी तो टेस्ट करना ही है कंपलसरी। और उसको हम नॉर्मल लेवल पे लाएंगे तो ऑलमोस्ट आधी बीमारी कम हो जाती है, और बची हुई आधी बीमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम हो जाती है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने कुछ विटामिन इस लेक्चर में छोड़े हैं, पूरा बी कॉम्प्लेक्स सीरीज छोड़ी है, क्योंकि वो इतने इजीली हमें दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारा रोज का संतुलित आहार है उससे बहुत इजीली मिल जाते हैं। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमको पॉलिश्ड राइस के बदले रॉ राइस, पार बॉइल्ड राइस, सेला चावल, तेली चावल जो मद्रासी लोग खाते हैं, उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। तो हम अपने खाने में इडली उत्तपम उस चावल से बने हुए खाते हैं, तो हमको बी कॉम्प्लेक्स सीरीज और अच्छे से मिलती है। बाकी हमारा रोटी सब्जी दाल चावल सैलेड दही ये सारा लिया खाने में, तो हमें बाकी जो मैंने विटामिन का जिक्र नहीं किया है, सारी बी कॉम्प्लेक्स सीरीज, वो बहुत इजीली उसकी पूर्ति हो जाती है। जी मैम,
हमारे साथ रीवा से ममता दीदी जुड़ी हैं। ममता दीदी अपना सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब, राधा जी आपको भी प्रणाम। मैम मेरा एक नमस्ते। छोटा सा मतलब जिज्ञासा है मन में कि जैसे B12 और विटामिन ई आपने बताया कि झुनझुनी पैरों में आ रही है, कुछ ऐसा है, तो मैडम उसके लिए केवल डॉक्टर साहब डायग्नोस करके अपन को टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराने होंगे उसके लिए? देखिए, पहले तो टेस्ट कराना तो जरूरी है ताकि हमें पता चले कि यही कारण है, झुनझुनी का कोई और कारण तो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो डायग्नोसिस को पिन पॉइंट किया जाए। तो हम टेस्ट तो करवाएंगे ही अगर पैरों में झुनझुनी है और B12 कम आता है तो हम पहले तो इंजेक्शन के द्वारा ही वो करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि 40 के बाद इसका अब्सॉर्प्शन भी बहुत डिफेक्टिव हो जाता है। तो पहले तो इंजेक्शन और उसके डेफिशिएंसी जल्दी से जल्दी रिवर्स की जाए, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन डी और विटामिन B12 में यही डिफरेंस है कि विटामिन डी कितना भी लंबे समय तक डेफिशिएंट हो, रिवर्सल पूरा मिलता है हमको। विटामिन B12 का है कि थोड़ा सा भी समय लंबा हो गया और हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंट है तो डैमेज परमानेंट। और फिर हमको पूरा जीवन हमको विटामिन B12 का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिन इंजेक्शन लगाए और छोड़ दिया और भूल गए, नहीं। विटामिन B12 की निगरानी हमें पूरा सतर्कता हमें पूरे जीवन भर रखनी है। हम हर 3 महीने में 4 महीने में एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर हमारा अब्सॉर्प्शन अच्छा है तो हम गोली ले सकते हैं। और किन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 मिलता है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फर्मेंटेड फूड में दही है, और हम फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे कांजी वड़ा है, अप्पे है, इडली का बैटर जो फर्मेंट करते हैं, फिर गेहूं का चीका जो फर्मेंट करते हैं। तो जो भी फर्मेंटेड हुआ है उसमें B12 की मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं के जवारे में भी कहते हैं B12 बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैम एक छोटी सी बात और कि जैसे मल्टीविटामिन की गोली कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो पर्टिकुलर विटामिन और जो मल्टी विटामिन की गोलियां उनमें कुछ तो फर्क होता होगा मैम? जी, मैं मल्टीविटामिन की गोलियों को बिल्कुल प्रिफर नहीं करती, क्योंकि अगर हमने संतुलित खाना खाया है तो हमें सारे विटामिन मिलेंगे एक्सेप्ट विटामिन डी और विटामिन B12। तो हमारे पास 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो पूरी थाली, सजी हुई थाली संतुलित आहार में एब्सेंट है। 2 विटामिन एब्सेंट है, विटामिन डी, विटामिन B12, राइट? तो मल्टीविटामिन लेने का क्या मतलब है? हम खाना खा रहे हैं ना, और हमको पता है कि हमें कैसा खाना खाना है। हम कोई पिज्जा, बर्गर, मैगी, नूडल्स ये तो नहीं खाएंगे जिसमें कोई भी विटामिन नहीं है। तो ये संतुलित आहार से हमें जब 90% विटामिन मिल रहे हैं तो मल्टीविटामिन का कोई अर्थ नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमारे शरीर में B12 की कमी है तो B12 लेंगे, डी की कमी है तो डी। और अक्सर आप जब भी 40 के बाद ये टेस्ट कराएंगे तो दोनों कम आएंगे ही आएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए कि ये दोनों कम आएंगे ही, और आपको जीवन भर सतर्कता निभानी है कि ये दोनों नॉर्मल लेवल पे रहे। तो आपका जीवन, जैसे मैं देखती हूँ अमेरिकन लेडीज हैं और इंडियन लेडीज हैं, एट द एज ऑफ 60, 70, 80 दोनों में बहुत डिफरेंस है। अमेरिकन लेडीज 80 में भी बहुत फिट रहती हैं। वो अमेरिका से आके गोवा में सनबाथ करते हैं, और हम हमारे देश में रह के सनबाथ से बचे रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में सनस्क्रीन लोशन का भी एक मार्केट बना दिया है कि सूर्य से बचो। अरे जिसको देवता बोल दिया गया है उससे क्या बचना है? ज्ञान जो जब पूर्ण नहीं होता है तो सब सनस्क्रीन लोशन और ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो बस बॉटम लाइन ये है कि हमको 40 के बाद जीवन भर विटामिन डी और विटामिन B12 का ध्यान रखना है, और जन्म से और आखिरी दिन तक विटामिन डी का ध्यान रखना है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में अगर विटामिन डी मिला अच्छी मात्रा में, एकदम नॉर्मल मात्रा में मिला, तो होने वाला बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होता है। मेरा ये एक बहुत ही अच्छा लेक्चर था, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन। तो हम प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें ध्यान दें जिससे बर्थ डिफेक्ट्स प्रिवेंट होंगे। उसमें विटामिन का बहुत जबरदस्त रोल है। आपने फॉलिक एसिड तो देख ही लिया, स्पाइना बाइफिडा स्पाइन को लेके, विटामिन डी का भी बहुत जबरदस्त रोल है। और इसका यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है
जो आरएसएस ने एक सक्षम ब्रांच में करवाया था, वो लेक्चर बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रेग्नेंट वुमेन को करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो और हमारे देश में जो विकलांगता है उसका भार कम हो। थैंक यू जी डॉक्टर। मैम। दया गर्ग जी हैं, प्लीज अपना सवाल रखें। नमस्ते मैम, मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। आपका एवरीथिंग इज वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा सेशन था। बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन पे काम कर रहा है ना। ओके। सबसे बड़ा रोल विटामिन डी का है। अगर किसी को डिप्रेशन है, सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट कराइए, विटामिन डी सप्लीमेंट कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दीजिए, आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। ये मेरा बहुत 15 साल का अनुभव है और मेरे बहुत सारे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है वो बहुत अच्छे ठीक हुए हैं। इनफैक्ट जो अभी क्लास 10th 12th कॉलेज में जो बच्चे कम मार्क्स आने पे सुसाइड कर लेते हैं, जी मैम। उनमें भी मैं बताती हूँ कि वो पहले डिप्रेशन होता है फिर सुसाइड होता है। तो इनमें भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए कि विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दी जाए और ये डिप्रेशन कम होगा। और यस, B12 का भी रोल है। जैसे आप B12 का इंजेक्शन लगाते हैं, आप एक बहुत अच्छी फील गुड वाली सिचुएशन आती है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन को विटामिन B12 की कमी थी और वो कमी पूरी हो गई। मैम B12 के बारे में ये सुना है कि केवल ये नॉनवेज फूड में मिलता है, ऐसा कुछ है? नॉनवेज में तो मिलता ही है, पर नॉनवेज मैं एडवोकेट नहीं करती क्योंकि वो पचने में बहुत भारी होता है। हमारा देश 10 महीने गर्म है तो चिकन मटन गर्म होता है, तो वो मैं एडवोकेट नहीं करती। पर यस, मैं फिश जरूर एडवोकेट करती हूँ। फिश में बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, B12 भी है और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन डी भी है। जापान जो ऑलमोस्ट 12 ही महीने फिश खाता है, जापान में रहने वालों की उम्र है 120 साल और वो बहुत ही कर्मठ लोग हैं, बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ प्रोडक्टिव जीवन जी रहे हैं, बिकॉज उनकी डाइट फिश, चावल और बहुत सारे और भी चीजें हैं कि उनके देश में हर व्यक्ति काम करता है, कोई रिटायर नहीं होता है। ये रिटायर शब्द भी मतलब ठीक नहीं है। हमको अंतिम दिन तक काम करना जरूरी है, अपना उत्साह बनाए रखना जरूरी है जिससे शरीर और दिमाग दोनों फिट रहे। मैम हम ये राजस्थान वगैरह में तो अभी 40 के बाद ही रिटायर मारने लगते हैं लोग, लेडीज को तो। तो मैंने बताया ना कि मुझे एक एक हमको मुहिम छेड़ना है। 40 के बाद जो लेडीज है उनको बहुत हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है और उसमें सिर्फ विटामिन डी, विटामिन B12 करेक्ट कर दो ना तो भी गाड़ी 50% पटरी पे आ जाएगी और थोड़ा सा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो तो मजा ही आ जाएगा। अब अमेरिकन लेडीज को देखिए, ऑस्ट्रेलियन लेडीज को देखिए, कितनी फिट है। आजकल डाइटिशियंस से जब भी चर्चा होती है वो ग्लूटेन फ्री फूड का कहते हैं इस्तेमाल कीजिए, गेहूं बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्या ये सही है? देखिए ऐसा है कि जब विटामिन डी कम होता है तो ग्लूटेन पचता नहीं है और ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं और काफी सारी चीजें होती है। तो हमारा मतलब पाचन प्रणाली जो है वो गेहूं को पचाने के लिए अगर तैयार नहीं है तो गेहूं हमें नुकसान कर देगा। पर अगर हम फिट हैं, जैसे अगर हमने फिट है इसका मतलब है कि हम रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, 100% पेट साफ होता है, सूर्य स्नान किया है, तेल मालिश मतलब अभ्यंग स्नान किया है, योगासन किया है, हम वॉक पे जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो बस इतना सा करने के बाद हम गेहूं पचा पाएंगे। परंतु मैं आपको बता दूं गेहूं हमारे देश का अन्न नहीं है, ये अमेरिका से आया है। हमारे देश का अन्न है ज्वार, बाजरा, जौ, रागी और मोरधन जिसको भगर बोलते हैं। ये मोटा अनाज है ना, मोटा धान, मोटा। मिलेट्स। हाँ मिलेट्स, मोदी जी बहुत प्रेफर कर रहे हैं मिलेट्स। जी मैम। ईयर भी हमें हमें हमने डिक्लेयर किया था। एक्चुअली हमसे 2 जनरेशन पीछे चले जाए ना तो हमारे पूर्वज गेहूं खाते ही नहीं थे। वो ज्वार गर्मी में खाते थे और बाजरा ठंड में खाते थे और वो बहुत स्वस्थ रहते थे। गेहूं हाँ हमको तकलीफ तो देता है, पर अगर हम बहुत फिट है, ऑलमोस्ट जैसे मैंने वो फोटो बताया था 70-80 साल का आदमी
ट्रैक पे रेसिंग कर रहा है, उनको जरूर गेहूं पच जाएगा। पर हाँ, गेहूं के मेरा अगर आप पर्सनल पूछे हैं तो मैं पूरी गर्मी साउथ इंडियन खाना खाती हूँ, फर्मेंटेड फूड। वो क्योंकि साउथ इंडियन खाना ठंडक देता है, और कभी कभी ज्वार की रोटी खाती हूँ। ओके गेहूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गेहूं की तासीर गर्म है। जी दो जी चीजों की तासीर गर्म है, गेहूं की तासीर गर्म है, बाजरे की तासीर गर्म है। तो गेहूं और बाजरा आप ठंड में एंजॉय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका विटामिन डी लेवल अच्छा है। गर्मी में मैं सभी को सजेस्ट करूंगी इडली, उत्तपम और ज्वार। जी ये जो है ये ठंडी तासीर के खाने हमको हमारे आयुर्वेद में, मैंने मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे आयुर्वेद में उतना ही इंटरेस्ट है जितना एलोपैथी में है। तो आयुर्वेद ने हमको बहुत अच्छा सिखाया है कि जैसा मौसम है ना, उस तरह का मैचिंग खाना खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का हीट बैलेंस रहेगा। हमारी बॉडी में के 3 प्रकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जी अगर ये हमने बैलेंस कर लिए, हमको कोई भी बीमारी नहीं आएगी, हमारा एंथुजियाज्म हमेशा 100% पे रहेगा, हमारा वर्क पोटेंशियल 100% पे रहेगा। और आप आश्चर्य मानेंगे कि हमारी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो प्रार्थना है उसमें भी लिखा हुआ है कि वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहना चाहिए। मैं 2 धर्म ग्रंथ का नाम लेना चाहूंगी, 3 इनफैक्ट। एक है भृगु ऋषि ने एक संहिता लिखी है, भृगु संहिता। उसमें लिखा है कि ईश्वर हमारा वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस रखा। दूसरा गजानन महाराज का जो गजानन विजय ग्रंथ है, और तीसरा दत्तात्रेय वज्र कवच, उसमें भी जिक्र है। अब देखिए कितनी गहरी जड़ें हैं आयुर्वेद के नॉलेज की। तो ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी यूज कर रहे हैं तो हमें आयुर्वेद बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, हमें उसका भी ज्ञान रखना है। और इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि हमारे देश की हर गृहिणी को बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद, बेसिक्स ऑफ नेचुरोपैथी आना चाहिए, ताकि बीमारियां ही घर में कम आए। जी थैंक यू सो मच मैडम डॉक्टर लक्ष्मण जी हैं, त्रिपुरा जी। से जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण सर, आप अपना सवाल नमस्ते रखें। नमस्ते सुषमा जी, आई एम लक्ष्मण मलाकार। नमस्ते। नमस्ते, लक्ष्मण मलाकार फ्रॉम त्रिपुरा से। हाँ Actually, we have seen some disorder, neurological disorder in the infant stage, in the childhood stage. So can we prevent that disorder, particularly going to paralysis, partial paralysis within the age of 6, 7, 8, below 10? ऐसा कोई विटामिन है जो वो प्रिवेंट कर सकता है? बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। विटामिन डी में वो ताकत है, सूर्य में वो ताकत है। अगर हम प्रेगनेंसी के पहले, मतलब कंसेप्शन के पहले, हम विटामिन डी लेवल लड़का और लड़की दोनों का नॉर्मल रखते हैं, हमारा जो ओवम और स्पर्म से जो जाइगोट बनता है वो नॉर्मल बनेगा। पूरी प्रेगनेंसी में हमने विटामिन डी अच्छा रखा है, बहुत डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। और उसके बाद चाइल्डहुड, इन्फेंसी में 1 साल से 10 साल तक हमने विटामिन डी अच्छा रखा, तो एक तो हमको इन्फेक्शंस कम आएंगे, और दूसरा क्या होता है कि जब विटामिन डी कम है और इन्फेक्शन आ गए ना, तो उसकी रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून रिएक्शन टू इन्फेक्शन, जिसके कारण क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, हमारे ब्रेन की नसों की परतें उतरने लगती है, डैमेज होने लगती है, ब्रेन की नसों की परतों को डैमेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है कि इन्फेक्शन हुए, इन्फेक्शन ठीक हुए, उसके बाद वो इन्फेक्शन का रिएक्शन होके ब्रेन की परतों को डैमेज हो गया, और वो बच्चा जीवन भर के लिए उसका ब्रेन डैमेज, नसों का डैमेज, हाथ पैरों का डैमेज हो गया। तो एक चीज सर की, सिर्फ विटामिन डी नॉर्मल रखें, बच्चों को क्लासरूम में नहीं बिठाएं ज्यादा देर, 1 या 2 घंटा रोज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और 6-6 घंटे पढ़ना बहुत गलत बात है। सुबह और शाम कम कपड़ों में उनको प्ले ग्राउंड पे खेलने दें, बस इतना सा ही काम कर लें तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ये जो मार्क्स के पीछे हमारी रैट रेस लग गई है ना, मुझे 100% चाहिए, मुझे 99% चाहिए, ये बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। हमको सुबह 2 घंटा, शाम को 3 घंटा बच्चों को प्ले ग्राउंड पे छोड़ना है। एक हैट पहना दीजिए ताकि आंखें बची रहे सूर्य से, एक हाफ पैंट, और पूरा शरीर सूर्य स्नान लेता रहे, बच्चे खेलते रहे, और कम से कम क्लास 8 तक उनको कोई मार्क्स का जोर नहीं दे, उसपे बच्चों का बहुत फायदा होगा। किरण बेदी ने भी यही बोला है कि प्ले ग्राउंड्स आर ग्रेट टीचर्स।
मैं मेडिकल साइंस की दृष्टि से देख रही हूँ, वो करेज की दृष्टि से देख रही है, अनुशासन डिसिप्लिन की दृष्टि से देख रही है कि प्लेग्राउंड पे बच्चा जाता है तो एक बहुत करेजियस इंसान बन के बाहर निकलता है। जी नम्रता जी है छत्तीसगढ़ से, अपना सवाल रखें। नमस्कार मैडम जी, आप नम- सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपने दिया, बहुत ही उपयोगी साबित होगा हमारे लिए, धन्यवाद। मैं थोड़ा व्यक्तिगत जानकारी चाहूंगी। मुझे कुछ महीनों पहले 6-7 महीने पहले B12 की कमी हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन सजेस्ट किया था प्लस एक टैबलेट, तो जी उसको मैंने प्रॉपरली लिया। उसके जी बाद अभी स्वास्थ्य मेरा ठीक है। जी तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा B12 मतलब मेंटेन रहे? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक ही बार इलाज करके और जीवन भर भूल जाओ, वो B12 की कहानी नहीं है। अगर एक बार B12 कम आया है तो हमको 4 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना चाहिए, मतलब साल में 3 इंजेक्शन लेना चाहिए। और इसके भी दो तरह के इंजेक्शन आते हैं, 500 माइक्रोग्राम का आता है, 1500 माइक्रोग्राम का आता है, तो 1500 का लेना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा मैंने बताया फर्मेंटेड फूड, जैसे कांजी वड़ा है, अप्पे है, इडली है, उत्तपम है, गेहूं का चीका है जो हम फर्मेंट करते हैं, तो जो भी फर्मेंटेड फूड है, एक और गेहूं के जवारे, और वेजिटेरियन है तो मैं आपको नॉनवेज सजेस्ट नहीं करूंगी। मतलब अपन 4 या 5 महीने में डॉक्टर से मतलब वो ट्रीटमेंट लेते रहे। हाँ जी, हाँ। जी ओके ऐसा मैम, नहीं थैंक करना है कि एक बार इंजेक्शन ले लिया और वो जीवन भर के लिए भूल जाओ, वो कहानी नहीं करना है। यू। जी किसी का और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें। अनिल जी। जी मैडम। जी अगर किसी का सवाल हो तो ठीक है, या फिर मीटिंग ओवर करें। शायद अब किसी के कोई सवाल नहीं है मैडम, को थैंक यू बोल के हम लोग। जी मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया, और बहुत सारी हमारी जो हम लोगों की जो एक सोच थी कि उसको आपने बदला, और खाना किस तरह से लेना चाहिए, विटामिन 12, विटामिन डी, इसके बारे में आपने जो हमको नई जानकारियाँ दी, और जो हमारे पूर्वज जिस तरह से जी रहे थे उस और आप फिर से हम लोगों को ले जाने के लिए आपका अथक प्रयास है, आपकी बुक्स है, इतना मार्गदर्शन आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ती है मैम कोई आपसे मार्गदर्शन लेने का, और फ्यूचर में भी इस पर और भी हम चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए विटामिन डी किस तरह से उपयोगी होगा, और भी आपके कुछ नए रिसर्च होंगे तो मैम आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा सत्र रहा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस मैं राधा जी एक बात कहना चाहूंगी कि इस साल मेरा मिशन है कि हमारे देश में जो थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पे काम हो, उसकी मेरी रिसर्च और पढ़ाई बहुत कंप्लीट हो गई है, और मैं देश को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती हूँ कि हमारे देश में थैलेसीमिया बीमारी के बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए, और उसका रास्ता बहुत सरल है, बस एक जागरूकता की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद दे रही हूँ, और खास करके डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी को विशेष धन्यवाद, राधा जी को, अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम धन्यवाद, और आपका इस विषय पर भी हम एक वेबिनार करेंगे मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। राधा जी नमस्ते। जी दीदी नमस्ते, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राधा, आप कैसे हो?